दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और आप ये वीडियो किस जिला से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कल राघवपुर से चुनावी प्रचार की शुरुआत की। राघवपुर जाने से पहले पटना में पीके ने कहा कि केवल चर्चा चल रही है कि राघवपुर से प्रशांत किशोर जनसुराज चुनाव लड़ने जा रही है तो तेजस्वी 2 सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत राहुल गांधी जैसा होगा। अमेठी छोड़कर वायनाड गए और अमेठी में भी हार गए। उन्होंने कहा कि आज मैं राघवपुर जा रहा हूं। ये एक विशेष क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। मैं उस क्षेत्र में जनसुराज के साथियों से मिलने जा रहा हूं और उनसे पूछूंगा कि अगर राघवपुर के लोगों को गरीबी और बदहाली से मुक्ति दिलानी है तो किसी चुनाव लड़ना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक इंटरव्यू में पीके ने कहा था कि वे जन्मभूमि करहर या कर्मभूमि राघवपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी के खिलाफ ही लड़ेंगे। करगहर से जनसुराज के रितेश रंजन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में संभव है कि दूसरे लिस्ट में राघवपुर से प्रशांत किशोर का नाम आ सकता है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि वह खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी और को उतारेंगे। बड़ी खबर में देखिए, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवाद के बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान किया है। पवन सिंह ने कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और रहूँगा। आपको बता दें कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। 20 मिनट की मुलाकात में उन्होंने कहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, ऐसा किसी और महिला के साथ नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि पवन सिंह ने हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद से भोजपुरी स्टार के बीजेपी में दोबारा आने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। पवन सिंह पहली बार 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर 22 मई 2024 को भाजपा ने पवन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था। उस वक्त वे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओबीसी की पार्टी AIMIM ने 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। किशनगंज में शनिवार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। इन 32 सीटों में 15 सीटों पर RJD के विधायक है। आपको बता दें कि पार्टी किशनगंज की 4 सीट, किशनगंज, कोचधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, वहीं पूर्णिया के 3 सीट, अमोर, बायसी, कस्बा और कटिहार की 5 सीट, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कदवा पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी अररिया, गया के 2-2 सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि पार्टी ने सेकुलर वोटों की बिखराव को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि RJD ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद पार्टी ने तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। मुजफ्फरपुर के गाय घाट से RJD विधायक निरंजन राय को अपने क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा, जिसका वीडियो सामने आया है। शुक्रवार को बाढ़ग्रस्त बेनीबाद और उसके आसपास के इलाकों में पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने उन्हें घेर लिया। ग्रामीणों ने पूछा कि पिछले 5 साल आप कहां थे, बाढ़ के समय क्यों आए? जब हम लोग परेशान में थे तब कोई जनप्रतिनिधि उनका हाल जानने नहीं आया। बाढ़ राहत, सड़कों और नालों की सफाई को लेकर सिर्फ वादे किए गए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। वहीं लोगों का कहना था कि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से बाढ़ राहत की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। हर साल बाढ़ आती है, जनप्रतिनिधि सिर्फ दौरे और आश्वासन तक सीमित रह जाते हैं। यहाँ के लोग बाढ़ और सड़कों की जर्जर हालत को लेकर लंबे समय से परेशान हैं। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून अब विदाई की ओर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों में बिहार से मानसून की औपचारिक वापसी हो जाएगी। इस समय राज्य के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है और कहीं भी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए साफ संकेत दिए हैं कि बिहार के ज्यादातर जिलों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दिन में हल्की गर्मी और धूप बनी रहेगी, जबकि रात में हल्की ठंडक महसूस होगी। पश्चिमी और उत्तरी जिलों में सुबह शाम की हवा में हल्की सिरन शुरू हो सकती है, लेकिन फिलहाल ठंड का असर शुरू होने में अभी समय है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया कि किसानों के लिए मौसम फसल कटाई और खेत की तैयारियों के लिए अनुकूल माना जा रहा है, क्योंकि बारिश की संभावना खत्म हो चुकी है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में मौसमी गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकेगी।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही टीआरआई 4 के तहत होने वाली बहाली प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाएगी। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर तेजस्वी ने टीआरआई 4 में हुई देरी के लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक टीआरआई 1 व टीआरआई 2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की, 1,30,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया दिन कराई। हमारी सरकार जाने के बाद सरकार ने मार्च में ही घोषणा की थी कि टीआरआई 4 के अंतर्गत जल्द ही 1,27,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार के पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि अब सरकार ने 1 लाख पद अचानक से घटा दिए हैं। पलटे मारने और वादों से पलटने में माहिर इस सरकार का रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है। हमारी सरकार बनते ही टीआरआई 4 की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू कराई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालपुर सीट से विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंडल दूसरे दल से विधानसभा चुनाव के रण में उतर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कयास लगाए जा रहे थे कि उनका टिकट कट सकता है। उनकी जगह पर आरजेडी के पूर्व सांसद शैलेश कुमार को पार्टी गोपालपुर विधानसभा से टिकट दे सकती है। अब आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि वे किस विधानसभा सीट और किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात तक चली लंबी बैठक में गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों की संख्या पर सहमति बन गई है। हालांकि कुछ सीटों पर दावेदारी को लेकर अब भी हल्का विवाद बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का मूल फार्मूला तय हो चुका है। कल देर रात चली बैठक के बाद आज सुबह हुई बातचीत के बाद सीट शेयरिंग का मामला सुलझा है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच देर रात फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद कई अटकी हुई सीटों पर सहमति बन गई है। महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अब केवल कुछ तकनीकी मुद्दे बचे हुए हैं और सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। वहीं जानकार सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें राजद को 135 सीटें, कांग्रेस को 55 सीटें, वीआईपी को 18 सीटें, भाकपा माले को 20 सीटें, सीपीआई को 6 सीटें, सीपीएम को 4 सीटें, जेएमएम को 2 सीटें, आरएलजेपी को 2 सीटें और आईपी गुप्ता को 1 सीट मिलने की संभावना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने उनके प्रत्येक गांव सिताब दियारा पहुंचकर उनके आत्म प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच वे सड़क मार्ग से पटना के सिताब दियारा पहुंचे थे। यह पहला अवसर था जब कोई उपराष्ट्रपति सिताब दियारा पहुंचे। उपराष्ट्रपति लगभग 45 मिनट तक गांव में रुककर न केवल जेपी को नमन किया बल्कि जेपी के विचारों और उनके योगदान को भी याद किया। एक जेपी सेनानी ने उन्हें पेंशन न मिलने की बात बताई, जिस पर उपराष्ट्रपति ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने का आश्वासन दिया। बिहार के शिवहर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिले में उड़न दस्ते की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा और डीएम विवेक रंजन मैत्रेय के निर्देश पर गठित उड़न दस्ता टीम ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 62,80,000 रुपए नकद बरामद किए। जानकारी के अनुसार शिवहर शहर की 0 माइल चौक से 62 लाख रुपए और धनकुल क्षेत्र से 80,000 रुपए बरामद किए गए। यह कार्रवाई वाहन जाँच अभियान के तहत की गई है। कैश मिलने के बाद आयकर विभाग को सूचना दे दी गई और मामले की जांच जारी है। भागलपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था को देखते हुए यातायात पुलिस अब नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बरतेगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ी ड्राइवरों के खिलाफ कैमरे के माध्यम से चालान काटे जाएंगे। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने शहर वासियों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। डीएसपी ने लोगों से आग्रह किया कि वे नियमों का पालन कर न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखें। वहीं संजय कुमार ने बताया कि शहर को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए यातायात विभाग लगातार अभियान चला रहा है, जिसमें आम नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि शहर में लगे लगभग 250 कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस अब सिग्नल पॉइंट्स पर जेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन करने वाले वाहनों का भी कैमरे से चालान काटेगी।
एनडीए में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स को लेकर माथापच्ची जारी है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। यहां 1.5 घंटे दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा खपा है। इससे पहले जीतनराम मांझी भी जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। इधर 3 दिन के मान मनोवल के बाद चिराग पासवान के साथ एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा रुठ गए हैं। दरअसल सीट शेयरिंग फाइनल होने की खबरों के बीच आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। वहीं नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा शनिवार की सुबह दिल्ली निकले थे। माना जा रहा था कि गठबंधन में उन्हें 6 सीट मिल रही है, जबकि वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश भर के सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक छात्र के लिए एक यह सुनहरा मौका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से देश भर के विभिन्न सैनिक स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में ही होगी, जिसे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैनिक स्कूल एडमिशन 2026 के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनकी पात्रता निम्न प्रकार से है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच होना अनिवार्य है। वहीं कक्षा 9 में प्रवेश के लिए छात्र का जन्म 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार ने अपनी पिछली कक्षा में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की होनी चाहिए।